कभी आपने सोचा है कि हम जो खाते हैं वही हमारी सेहत, हमारी सोच और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में, चाहे आप किसी बड़े शहर की चमकती सड़कों पर रहते हों या किसी गांव की शांत गलियों में, खाने पीने की आदतें हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। यही वजह है कि गुड कैलोरीज बैड कैलोरीज किताब, जिसे गैरी टॉब्स ने लिखा है, हमें खाने की असली सच्चाई समझाने आई है। इस किताब में सिर्फ खाना नहीं, बल्कि खाने से जुड़ी धारणाएं, विज्ञान और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का गहरा रिश्ता सामने लाया गया है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि कम खाना या सिर्फ कैलोरी गिनना ही सेहत की चाबी है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में सारी कैलोरी एक जैसी होती है? क्या शहर में पिज्जा, बर्गर और मीठे ड्रिंक्स से होने वाली बीमारियां और गांव के देसी घी, दाल चावल या बाजरे की रोटी में फर्क नहीं है? यही सवाल गैरी टॉब्स की यह किताब हमें पूछने पर मजबूर करती है। किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली गुड कैलोरीज और बैड कैलोरीज कौन सी हैं, और क्यों कभी कभी परंपरागत खान पान हमें आधुनिक डाइट से ज्यादा स्वस्थ बना सकता है। यही वजह है कि इस किताब को पढ़ना, सुनना और समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ डाइट की बात नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। और अब बात आती है इस सफर को आपके तक पहुंचाने की। ये सफर हम लेकर आए हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। यहां आप सिर्फ किताबें नहीं सुनते, बल्कि उन कहानियों, विचारों और ज्ञान को महसूस करते हैं जो आपके शहर की भीड़भाड़ और गांव की मिट्टी दोनों से जुड़ते हैं। हमारा मकसद है कि चाहे आप ऑफिस जाते समय बस में हों, खेतों में काम करते समय रेडियो जैसे अनुभव चाहते हों, या रात को गांव की छत पर लेटे हों, यह आवाज आपके साथ रहे और आपको ज्ञान का वो स्वाद दे जो किताब के पन्नों से निकलकर सीधे आपके दिल तक पहुंचता है। हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि अपनापन है, जहां शहर की चमक और गांव की मिट्टी दोनों का मेल है, जहां हर किताब आपकी जिंदगी से जुड़ती है और आपको सोचने, समझने और बदलने की ताकत देती है। तो आइए, तैयार हो जाइए गैरी टॉब्स की किताब गुड कैलोरीज बैड कैलोरीज के साथ इस गहरे सफर पर चलने के लिए, जहां हम मिलकर जानेंगे कि सही मायनों में सेहत का मतलब क्या है। चैप्टर 1, द इनोशियस कैलोरीज। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब लोग मानने लगे थे कि मोटापा और बीमारियों की जड़ सिर्फ एक चीज है, कैलोरी। यानी अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो बीमार होंगे, और अगर कम खाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे। लेकिन गैरी टॉब्स हमें बताते हैं कि यह सोच इतनी सीधी और आसान नहीं है। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में, खासकर अमेरिका और यूरोप में, मोटापा धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बनने लगा था। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ये सोचा कि इंसान ज्यादा इसलिए मोटा हो रहा है क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा खा रहा है। उनके हिसाब से इंसान का शरीर एक मशीन की तरह है, और मशीन में जितनी ऊर्जा, कैलोरी डाली जाएगी, उतना ही वजन बढ़ेगा। यानी खाने की कैलोरी और खर्च होने वाली कैलोरी के बीच संतुलन ही सब कुछ तय करता है। लेकिन असल सच्चाई कुछ और थी। टॉब्स बताते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में लोग बहुत ज्यादा कैलोरी खाते थे, लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते थे। गांवों में मेहनत करने वाले लोग या खेती करने वाले किसान खूब खाना खाते थे, घी, दाल, अनाज, मांस तक, फिर भी उनका वजन संतुलित रहता था। जबकि शहरों में बैठे बैठे काम करने वाले लोग कम कैलोरी खाते हुए भी मोटे होते जा रहे थे। यहीं से सवाल उठा, क्या सच में हर कैलोरी एक जैसी है? क्या मिठाई की कैलोरी और सब्जी की कैलोरी का असर शरीर पर बराबर है? डॉक्टरों ने लोगों को कहा कि मिठाई, चीनी और फैट से बचो, क्योंकि यही मोटापे और बीमारियों की जड़ है। लेकिन किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि फैट को दोष देना शायद इंसानों की सबसे बड़ी भूल थी। असल दोषी कौन है? यह सवाल इस किताब का असली सफर शुरू करता है। गैरी टॉब्स बताते हैं कि मोटापा सिर्फ ज्यादा खाना नहीं, बल्कि शरीर के अंदर हार्मोन, इंसुलिन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ा एक जटिल खेल है। यानी यह उतना आसान नहीं जितना कैलोरी का हिसाब किताब है। चैप्टर 2, द एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस। इस चैप्टर में लेखक हमें पोषण विज्ञान यानी न्यूट्रिशनल साइंस की बुनियाद से परिचित कराते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने भोजन को तोड़कर देखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि हमारे खाने में अलग अलग हिस्से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट
विटामिन और मिनरल्स। यही से एक सोच पैदा हुई कि फैट ही सबसे खतरनाक है, क्योंकि फैट में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में सिर्फ 4। यह देखकर वैज्ञानिकों ने यह मान लिया कि अगर इंसान को मोटापे और दिल की बीमारियों से बचाना है तो फैट कम करवा दो। लेकिन टॉब्स कहते हैं कि यह पूरी सोच अधूरी थी। असलियत यह थी कि इंसुलिन नाम का हार्मोन, जो हमारे शरीर में शुगर और फैट को कंट्रोल करता है, वही असली खिलाड़ी है। जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, खासतौर पर चीनी और आटा जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, तो शरीर इंसुलिन ज्यादा रिलीज करता है, और यही इंसुलिन शरीर को कहता है कि फैट को जलाने की बजाय उसे जमा कर लो। यानी असली बैड कैलोरीज वे होती हैं जो इंसुलिन को बिगाड़ती हैं। गैरी टॉब्स बताते हैं कि गांव के लोग जो प्राकृतिक अनाज, दालें और मौसमी फल खाते थे, उनके शरीर में इंसुलिन संतुलित रहता था। लेकिन शहरों में, जहां चीनी, बेकरी, ब्रेड और पैकेज्ड फूड आम हो गया था, वहां बीमारियां बढ़ीं। डायबिटीज, दिल की बीमारी और मोटापा सीधे सीधे इस आधुनिक खानपान से जुड़े थे। इस चैप्टर में एक और अहम बात कही गई कि विज्ञान का सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब अधूरी जानकारी को पूरा सच मान लिया जाए, फैट को दोषी ठहराना और कार्बोहाइड्रेट की अनदेखी करना यही गलती थी। नतीजा यह हुआ कि सरकारें, डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट सब लोगों को लो फैट डाइट की तरफ धकेलने लगे। लोग तेल, मक्खन, घी छोड़कर कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड और पास्ता खाने लगे। सोचते थे कि इससे सेहत अच्छी होगी, लेकिन सच्चाई उलटी थी। लोग और ज्यादा बीमार होने लगे। गैरी टॉब्स हमें यह समझाते हैं कि न्यूट्रिशनल साइंस को सही तरीके से समझना जरूरी है। सिर्फ कैलोरी गिनने से सच नहीं बदलेगा, बल्कि हमें यह देखना होगा कि कौन सी कैलोरी शरीर में कैसा असर डालती है। और यही इस किताब की असली खोज है। चैप्टर 3, द चिल्ड्रेन ऑफ अ न्यू साइंस। 20वीं सदी का दौर ऐसा था जब विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा था। लोग मानने लगे थे कि अगर किसी चीज को विज्ञान कह दिया जाए तो वह बिल्कुल सच है। यही हाल न्यूट्रिशनल साइंस का हुआ। डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने कुछ शुरुआती निष्कर्ष निकाल लिए और उन पर बिना सवाल किए भरोसा करने लगे। गैरी टॉब्स बताते हैं कि उस समय के कई वैज्ञानिकों ने फैट को दुश्मन मान लिया। उनका मानना था कि फैट खाने से दिल की बीमारियां, ब्लॉकेज और मोटापा बढ़ता है। इसीलिए उन्होंने लोगों को बार बार कहा कि मक्खन, घी, मांस और अंडे छोड़ दो और उनकी जगह हल्का फुल्का खाना खाओ। शुरू में यह सोच लोगों को बहुत तर्कसंगत लगी, क्योंकि फैट की कैलोरी ज्यादा होती है। लेकिन इस सोच की जड़ें अधूरी रिसर्च और जल्दीबाजी में किए गए निष्कर्षों पर टिकी थीं। यहां किताब हमें उन वैज्ञानिकों के बारे में बताती है जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट और शुगर पर सवाल उठाए। कई यूरोपीय और एशियाई शोधकर्ता मानते थे कि असली दोष कार्बोहाइड्रेट का है, खासकर चीनी और आटा जैसे रिफाइंड कार्ब्स। उनके शोध बताते थे कि जो समाज ज्यादा चीनी और कार्बोहाइड्रेट खाता था, वहां मोटापा और डायबिटीज बढ़ती थी। लेकिन दुर्भाग्य से उस दौर में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने उन आवाजों को नजरअंदाज किया और फैट को ही दोषी मान लिया। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि विज्ञान कभी अकेला काम नहीं करता। उस पर राजनीति, मीडिया और इंडस्ट्री का असर भी पड़ता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जैसी बड़ी संस्थाओं ने फैट के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। अखबारों और पत्रिकाओं ने इसे बड़े बड़े शीर्षकों में छापा। आम लोग डर गए और उन्हें लगा कि अगर उन्होंने फैट खाना जारी रखा तो वे बीमार पड़ जाएंगे। गांवों में जहां लोग देसी घी, दूध और दाल चावल खाते थे, वहां यह असर कम दिखा। लेकिन शहरों में लोग तेजी से नई डाइट अपनाने लगे। कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड और लो फैट प्रोडक्ट्स का जमाना शुरू हो गया। आयरॉनिकली, यानी अजीब तरीके से, इसी समय मोटापा और दिल की बीमारियां पहले से ज्यादा बढ़ने लगीं। यही विरोधाभास गैरी टॉब्स हमें दिखाना चाहते हैं कि गलत वैज्ञानिक सोच किस तरह पूरी दुनिया को गुमराह कर सकती है। चैप्टर 4, द ट्रायम्फ ऑफ द लो फैट डाइट। यह चैप्टर उस दौर की कहानी है जब लो फैट डाइट सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गई थी। 1960 और 1970 के दशक में डॉक्टरों और सरकारों ने मिलकर यह संदेश फैलाना शुरू किया कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो फैट से दूर रहिए।
उस समय अमेरिका में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही थीं। इसका कारण तुरंत फैट को मान लिया गया। मीडिया ने भी इस विचार को खूब उछाला। अखबारों में लेख छपने लगे कि बटर, मीट और चीज खाने से हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सरकार ने भी आधिकारिक गाइडलाइंस जारी कर दी कि लोग अपने खाने से फैट कम कर दें और कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा जगह दें। परिणाम यह हुआ कि पूरा समाज बदलने लगा। मार्केट में लो फैट प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ गई। दूध से क्रीम हटाकर स्किम्ड मिल्क बनाया गया। मक्खन की जगह मार्जरीन बेचने लगी। लोग सोचते थे कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन हकीकत अलग थी। जब फैट कम हुआ तो स्वाद बनाए रखने के लिए कंपनियों ने खाने में ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट डालना शुरू कर दिया। लोग रोजाना ऐसे प्रोडक्ट्स खाने लगे जिनमें फैट तो कम था, लेकिन चीनी और आटा बहुत ज्यादा था। गैरी टॉब्स बताते हैं कि यही सबसे बड़ी विडंबना थी। लो फैट डाइट ने लोगों को बीमारियों से बचाने के बजाय और ज्यादा बीमार कर दिया। 1970 से 1990 के बीच अमेरिका और यूरोप में मोटापा और डायबिटीज कई गुना बढ़ गए। वैज्ञानिकों को हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानने की बजाय यह कहा कि शायद लोग अभी भी फैट ज्यादा खा रहे हैं। यानी समाधान के नाम पर वही गलती बार बार दोहराई गई। गांव और छोटे कस्बों में लोग अभी भी अपनी पारंपरिक डाइट पर टिके थे। रोटी, दाल, सब्जी, मौसमी फल, दूध और घी। वहां बीमारियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ीं। लेकिन जैसे जैसे शहरों का प्रभाव गांवों तक पहुंचा, पैकेज्ड फूड और लो फैट डाइट गांवों में भी दाखिल होने लगी। लोग आधुनिकता के नाम पर पुरानी परंपराएं छोड़ने लगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब विज्ञान अधूरी सच्चाई पर आधारित हो और सरकारें व मीडिया उसे जनता तक बिना सवाल पहुंचाए, तो पूरा समाज गुमराह हो सकता है। लो फैट डाइट का यह ट्रायम्फ दरअसल लोगों के स्वास्थ्य की सबसे बड़ी हार साबित हुआ। चैप्टर 5, डिजीजेस ऑफ सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में गैरी टॉब्स हमें एक बहुत ही रोचक और चौंकाने वाली सच्चाई से रूबरू कराते हैं। वे बताते हैं कि दुनिया में कई बीमारियां हैं जिन्हें हम आज आम मानते हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, यहां तक कि कैंसर और ब्लड प्रेशर। ये बीमारियां हमेशा से इंसान के साथ नहीं थीं। इन्हें डिजीजेस ऑफ सिविलाइजेशन कहा गया, यानी ऐसी बीमारियां जो खास तौर पर आधुनिक समाज में पनपी। लेखक हमें इतिहास में ले जाते हैं, जब यूरोपीय खोजकर्ता अफ्रीका, एशिया और पैसिफिक द्वीपों तक पहुंचे। वहां उन्होंने पाया कि आदिवासी समाजों में जहां लोग अपने पारंपरिक भोजन जैसे जंगली फल, मछली, शिकार का मांस, अनाज और सब्जियां खाते थे, वहां मोटापा या डायबिटीज जैसी बीमारियां लगभग न के बराबर थीं। लोग तंदुरुस्त और मजबूत थे। लेकिन जैसे ही इन समाजों ने यूरोप और अमेरिका से आई चीनी, सफेद आटा और प्रोसेस्ड खाना अपनाना शुरू किया, बीमारियां फैलने लगीं। कई डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने यह देखा कि जहां भी मॉडर्न डाइट पहुंचती थी, वहां मॉडर्न डिजीजेस भी आ जाती थीं। उदाहरण के तौर पर अफ्रीकी कबीलों में जब तक चीनी और आटा नहीं पहुंचे, वहां डायबिटीज का नाम तक नहीं था। लेकिन जैसे ही बाजार से चीनी और ब्रेड आई, वहां भी बीमार लोग दिखने लगे। गैरी टॉब्स यहां यह बात जोर देकर कहते हैं कि यह बीमारियां सिर्फ जेनेटिक्स या लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होती, बल्कि आधुनिक खाने पीने की वजह से होती हैं। गांवों के लोग जब तक देसी अनाज, दालें, सब्जियां और दूध पर टिके रहे, तब तक वे सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे ही बाजार का पैकेज खाना और चीनी वहां पहुंची, बीमारी ने गांव को भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि हमारी बीमारियां हमारे आधुनिक खान पान का नतीजा हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हमारी प्रोग्रेस ही हमारी सबसे बड़ी बीमारी की वजह बन गई है। चैप्टर 6, ए हिस्टोरिकल डाइग्रेशन ऑन ओबेसिटी। इस चैप्टर में लेखक हमें मोटापे की ऐतिहासिक कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि मोटापा इंसानों के लिए नया नहीं है। प्राचीन काल से ही मोटापा देखा गया है, लेकिन इसे अलग अलग दौर में अलग नजर से देखा गया। प्राचीन ग्रीस और रोम की सभ्यताओं में मोटापा एक कमजोरी माना जाता था। वहां के दार्शनिक और डॉक्टर मानते थे कि मोटापा आलस और ज्यादा खाने की आदत का नतीजा है। मध्ययुगीन यूरोप में मोटापा कभी कभी अमीरी और शान का प्रतीक भी समझा जाता था, क्योंकि सिर्फ वही लोग मोटे होते थे जो भरपेट और अच्छा खाना खा सकते थे। लेकिन 20वीं सदी में
खासकर अमेरिका और यूरोप में मोटापा एक गंभीर बीमारी के रूप में सामने आया। गैरी टॉब्स हमें बताते हैं कि 19वीं और शुरुआती 20वीं सदी के डॉक्टर मोटापे को कैलोरी और भूख के बजाय शरीर के हार्मोन और मेटाबॉलिज्म से जोड़कर देखते थे। उनका मानना था कि मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं, बल्कि शरीर में खाने को इस्तेमाल करने और जमा करने की प्रक्रिया से जुड़ा है। लेकिन बाद में जब कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाला सिद्धांत मशहूर हुआ, तब मोटापे को केवल ज्यादा खाने और कम एक्टिविटी का नतीजा बताने लगे। यह सोच आसान थी और जनता को समझाना भी सरल था, लेकिन यह अधूरी थी। इस चैप्टर में एक दिलचस्प बात यह सामने आती है कि 19वीं सदी में कई डॉक्टर मोटापे के इलाज के लिए लोगों को कार्बोहाइड्रेट कम करने की सलाह देते थे। वे कहते थे कि मिठाई, ब्रेड, आलू और आटा छोड़ दो तो वजन अपने आप घट जाएगा। यानी लो कार्ब डाइट का विचार नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में वैज्ञानिकों ने इस सोच को छोड़कर लो फैट डाइट पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया। लेखक यह भी बताते हैं कि मोटापा सिर्फ शरीर का बोझ नहीं है, बल्कि यह समाज का बोझ भी है। जैसे जैसे मोटापा बढ़ा, वैसे वैसे डायबिटीज और दिल की बीमारियां भी बढ़ीं, और इसकी जड़ बार बार वहीं मिलती है, आधुनिक खान पान, खास तौर पर चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। इस चैप्टर का सबक यही है कि अगर हम मोटापे की सच्चाई को समझना चाहते हैं तो हमें इतिहास की तरफ भी देखना होगा। मोटापा कोई साधारण ज्यादा खाने का नतीजा नहीं, बल्कि यह शरीर के अंदरूनी संतुलन और आधुनिक डाइट से गहराई से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 9, द कार्बोहाइड्रेट हाइपोथेसिस। इस चैप्टर में गैरी टॉब्स हमें एक अलग और बेहद महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से रूबरू कराते हैं, द कार्बोहाइड्रेट हाइपोथेसिस। यानी अगर असली दोषी फैट नहीं है तो क्या कार्बोहाइड्रेट ही सारी बीमारियों की जड़ है? लेखक बताते हैं कि 19वीं और शुरुआती 20वीं सदी के डॉक्टर अक्सर मोटापे के इलाज के लिए लो कार्ब डाइट की सलाह देते थे। वे कहते थे कि अगर आप मिठाई, चीनी, ब्रेड, आलू और पास्ता छोड़ देंगे तो आपका वजन अपने आप घट जाएगा। उस समय यह एक सामान्य प्रैक्टिस थी। लेकिन जैसे ही फैट कोलेस्ट्रॉल थ्योरी का बोलबाला हुआ, कार्बोहाइड्रेट पर सवाल उठाने वाले शोधों को दबा दिया गया। डॉक्टरों और सरकारों ने कार्ब्स को एनर्जी का हेल्थी सोर्स बताना शुरू कर दिया और फैट को दुश्मन बना दिया। गैरी टॉब्स हमें बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, खासकर रिफाइंड कार्ब्स और शुगर, हमारे शरीर में इंसुलिन को बढ़ाते हैं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, लेकिन जब यह ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो शरीर फैट को जलाने की बजाय उसे जमा करना शुरू कर देता है। यही असली वजह है कि कार्बोहाइड्रेट मोटापे और डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है। इस चैप्टर में लेखक हमें यह भी दिखाते हैं कि कई समाजों में जहां परंपरागत डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम थी और लोग प्राकृतिक अनाज, मांस, मछली और सब्जियां खाते थे, वहां मोटापा और दिल की बीमारियां लगभग न के बराबर थीं। लेकिन जैसे ही चीनी और सफेद आटा वहां पहुंचे, बीमारियां भी पहुंच गईं। गांव और कस्बों में लोग जब तक अपनी पारंपरिक दाल, चावल, बाजरा, जौ और मौसमी फल खाते रहे, तब तक उनकी सेहत बेहतर रही। लेकिन जब शहरों की तरह ब्रेड, मैदा और मिठाई का चलन बढ़ा, तब बीमारियों ने गांव को भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। यह चैप्टर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद असली समस्या फैट में नहीं, बल्कि कार्बोहाइड्रेट और खास तौर पर रिफाइंड कार्ब्स और शुगर में छुपी हुई है। चैप्टर 10, द रोल ऑफ इंसुलिन। यह चैप्टर इस किताब का दिल कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें गैरी टॉब्स हमें बताते हैं कि इंसुलिन नाम का हार्मोन हमारी सेहत और बीमारियों के पीछे कितना बड़ा रोल निभाता है। इंसुलिन का काम है हमारे खाने में मौजूद ग्लूकोज, शुगर को कोशिकाओं तक पहुंचाना। जब हम खाना खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट, तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है और शरीर इंसुलिन रिलीज करता है ताकि शुगर खून से निकलकर कोशिकाओं में जमा हो सके। लेकिन समस्या तब होती है जब हम बार बार और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। इससे शरीर लगातार इंसुलिन रिलीज करने लगता है। धीरे धीरे शरीर इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। नतीजा यह होता है कि शुगर खून में ही ज्यादा देर तक बनी रहती है और शरीर फैट को जलाने की बजाय उसे जमा करने लगता है।
यही मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों की जड़ है। गैरी टॉब्स ये बताते हैं कि फैट खाने से इंसुलिन पर कोई बड़ा असर नहीं होता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट खाने से इंसुलिन सीधे बढ़ जाता है। यही कारण है कि फैट को दुश्मन मानना और कार्बोहाइड्रेट को सुरक्षित बताना सबसे बड़ी वैज्ञानिक भूल थी। इस चैप्टर में एक और गहरी बात समझाई गई है। इंसुलिन सिर्फ शुगर और फैट को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि यह शरीर के मेटाबॉलिज्म, भूख और ऊर्जा के इस्तेमाल को भी तय करता है। जब इंसुलिन का स्तर लगातार ऊंचा रहता है तो शरीर हमेशा स्टोरेज मोड में चला जाता है। यानी जितना भी खाना खाओ, शरीर उसे तुरंत खर्च करने की बजाय स्टोर करना चाहता है। यही वजह है कि ऐसे लोग बार बार भूखे रहते हैं, ज्यादा खाते हैं और फिर भी मोटे होते जाते हैं। गांव के लोग जब तक प्राकृतिक खाना खाते थे, उनका इंसुलिन संतुलित रहता था। लेकिन जैसे ही चीनी, मिठाई और बाजार के पैकेज्ड फूड ने उनकी थाली में जगह बनाई, इंसुलिन का संतुलन शुरू हो गया और बीमारियां बढ़ने लगीं। इस चैप्टर का सबक यही है कि अगर हमें मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों को समझना है, तो हमें इंसुलिन की भूमिका को समझना होगा। यह सिर्फ एक हार्मोन नहीं, बल्कि हमारी सेहत की चाबी है। चैप्टर 11, द फियास्को। इस चैप्टर में गैरी टॉब्स बताते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन साइंस और पब्लिक हेल्थ की पॉलिसीज एक बड़े फेलियर में बदल गईं। 20वीं सदी के मध्य में जब हार्ट डिजीज और ओबेसिटी तेजी से बढ़ रही थीं, तो वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने जल्दीबाजी में फैट को विलेन घोषित कर दिया। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और सरकारी संस्थाओं ने 1970s और 1980s में यह मान लिया कि सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल ही सारी बीमारियों की जड़ है। लेकिन समस्या यह थी कि यह निष्कर्ष सॉलिड साइंस पर नहीं, बल्कि अधूरे और फ्लॉड डेटा पर आधारित था। एंसेल कीज का डाइट हार्ट हाइपोथेसिस इतना हावी हो गया कि बाकी सारे ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस को नजरअंदाज कर दिया गया। इस चैप्टर में लेखक विस्तार से बताते हैं कि कैसे पॉलिसीज बनाते समय पॉलिटिक्स, ईगो और करियर इंटरेस्ट ने ज्यादा काम किया, न कि सच्चे साइंटिफिक एविडेंस ने। फूड इंडस्ट्री ने भी इस मौके का फायदा उठाया। लो फैट प्रोडक्ट्स, हाई कार्ब फूड्स, शुगर रिच स्नैक्स सबको हेल्थी बताकर बेचा जाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग फैट तो कम करने लगे, लेकिन शुगर और रिफाइंड कार्ब्स ज्यादा खाने लगे। इसका सीधा असर ओबेसिटी और डायबिटीज के बढ़ने के रूप में सामने आया। इस पूरे फियास्को का मैसेज यही है कि जब साइंस को पॉलिटिक्स और इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस करती है, तो समाज को नुकसान उठाना पड़ता है। चैप्टर 12, अ बिग फैट मिस्टेक। इस चैप्टर में तौबीस साफ साफ कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती थी, फैट को दुश्मन मान लेना। असल में कैलोरीज और फैट्स की बजाय असली दोष रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का था। लेकिन सरकारी गाइडलाइंस और मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स ने फैट इंटेक कम करने का कैंपेन इतना जोर से चलाया कि पूरी की पूरी डाइटरी कल्चर ही बदल गई। लोग बटर, घी, मीट जैसी चीजों से डरने लगे और उनकी जगह सीरियल, ब्रेड, पास्ता, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगरी फूड्स एवरीडे डाइट का हिस्सा बन गए। आयरनी यह रही कि लो फैट डाइट को साइंटिफिकली प्रूवन कहकर प्रचारित किया गया, जबकि असल में उस थ्योरी को कभी भी रिगरसली प्रूव नहीं किया गया था। गैरी टॉब्स बताते हैं कि जिन पॉपुलेशंस ने नेचुरल फैट खाया, जैसे एस्किमोस या अफ्रीकन ट्राइब्स, वहां हार्ट डिजीज और ओबेसिटी बहुत रेयर थे। दूसरी ओर जब वही लोग मॉडर्न डाइट पर आए, तो तुरंत डायबिटीज और ओबेसिटी फैल गई। यह चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि लो फैट डॉगमा सिर्फ गलत नहीं था, बल्कि यह एक पब्लिक हेल्थ डिजास्टर साबित हुआ। लोगों को यह समझना जरूरी है कि फैट हमारे शरीर का दुश्मन नहीं, बल्कि जरूरी फ्यूल और हार्मोन रेगुलेशन का हिस्सा है। असली मिस्टेक शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को न पहचान पाना था, और यही वजह है कि ओबेसिटी एपिडेमिक आज इतना बड़ा क्राइसिस बन चुका है। चैप्टर 13, द साइंस ऑफ ओबेसिटी। इस चैप्टर में गैरी टॉब्स हमें मोटापे के असली कारणों पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अक्सर हमें यह सिखाया जाता है कि मोटापा केवल ज्यादा खाने और कम एक्सरसाइज करने का नतीजा है। यानी अगर हम अपनी प्लेट में कम खाना डालें और रोज जिम चले जाएं तो वेट अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन टॉब्स इस सोच को पूरी तरह चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि यह आधा सच है
और आधे सच से ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं होता। असली सवाल यह है कि बॉडी में एनर्जी किस तरह स्टोर होती है और किस प्रोसेस से फैट एक्यूमुलेट होता है। हमारे शरीर में फैट सेल्स, इंसुलिन और हार्मोन्स के बीच गहरा रिश्ता है। टॉबिस समझाते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट हैवी डाइट खाते हैं तो हमारा पैनक्रियास ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि यह बॉडी को सिग्नल देता है कि जितनी भी एनर्जी आ रही है उसे फैट के रूप में स्टोर करो। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी कैलोरीज खाते हैं, लेकिन एक स्लिम रहता है और दूसरा ओबीस हो जाता है। यह सिर्फ विल पावर या लेजीनेस का मामला नहीं है, बल्कि यह बायोलॉजिकल और हार्मोनल इम्बैलेंस का नतीजा है। टॉब्स पुराने रिसर्चर्स और क्लिनिकल स्टडीज को सामने रखते हैं, जिनमें दिखाया गया है कि जब लोगों ने कार्बोहाइड्रेट कम किए और प्रोटीन फैट इंटेक बढ़ाया तो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के उनका वेट कम होने लगा। इस रिसर्च से एक बड़ी लर्निंग निकलती है। ओबेसिटी एनर्जी बैलेंस का नहीं, बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस का खेल है। अगर इंसुलिन को कंट्रोल किया जाए तो फैट स्टोरेज अपने आप कम होने लगता है। यहां टॉबिस यह भी बताते हैं कि ओबेसिटी को मॉरल फेलियर की तरह देखना पूरी तरह गलत है। किसी इंसान को ओबीस कहकर लेजी या अनडिसिप्लिन्ड मानना न सिर्फ इंसल्टिंग है, बल्कि साइंटिफिकली भी गलत है। ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है और इसका सॉल्यूशन डिसिप्लिन नहीं, बल्कि सही बायोलॉजिकल समझ है। यह इंसाइट न सिर्फ साइंस बदलती है, बल्कि ओबीस लोगों के प्रति सोसाइटी का नजरिया भी बदलने की जरूरत बताती है। चैप्टर 14 द इम्प्लीकेशंस ऑफ द फैट कोलेस्ट्रॉल हाइपोथेसिस। यह किताब का आखिरी चैप्टर है और यहाँ टॉब्स सारी डिस्कशन को एक बहुत बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। अगर अब तक जो माना गया वह गलत था, तो इसका मतलब क्या हुआ? दशकों से हमें बताया जाता रहा है कि सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज का कारण है। बटर, घी, लाल मांस, अंडे, ये सब हेल्थ के दुश्मन बना दिए गए। रिजल्ट यह हुआ कि पूरी दुनिया में लो फैट डाइट का ट्रेंड आ गया और प्रोसेस्ड फूड कंपनीज ने लो फैट प्रोडक्ट से मार्केट भर दिया। लेकिन टॉबिस एविडेंस के साथ बताते हैं कि फैट कोलेस्ट्रॉल हाइपोथेसिस साइंटिफिक बेसिस पर उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हमें दिखाई गई। हजारों लोगों पर किए गए ट्रायल्स, क्लिनिकल स्टडीज और ऑब्जर्वेशंस को देखने पर यह साफ होता है कि सैचुरेटेड फैट को इतना बड़ा विलन बनाने के पीछे साइंटिफिक सर्टेनिटी से ज्यादा पॉलिटिक्स, कमर्शियल इंटरेस्ट और इनकम्प्लीट रिसर्च का हाथ था। असल में जब लोगों ने फैट कम करके कार्ब से भरपूर डाइट लेना शुरू किया तो उनका इंसुलिन लेवल बढ़ा, मेटाबॉलिज्म खराब हुआ और डायबिटीज तथा ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स और तेजी से फैल गईं। यानी जिस एडवाइस से लोगों को हेल्थी होना था, उसी एडवाइस ने उन्हें बीमार बना दिया। यह न सिर्फ एक साइंटिफिक मिस्टेक थी, बल्कि पब्लिक हेल्थ की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक है। इस अध्याय में टॉब्स हेल्थ पॉलिसी और मेडिकल अथॉरिटीज की भी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि जब एविडेंस क्लियर हो रहा था, तब भी अथॉरिटीज ने अपने पुराने स्टांस को नहीं बदला, क्योंकि उन्हें मानने से अपनी डिकेड्स लॉन्ग मिस्टेक्स एक्सेप्ट करनी पड़ती। इसीलिए दुनिया भर में करोड़ों लोग गलत डाइटरी गाइडलाइंस पर चले और आज भी चल रहे हैं। टॉब्स यह कंक्लूड करते हैं कि असली कल्प्रिट फैट नहीं, बल्कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर हैं। अगर हमें ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट डिजीज से बचना है, तो हमें कार्ब्स और शुगर को कम करना होगा और नेचुरल फैट्स को एनिमी नहीं, बल्कि फ्रेंड की तरह देखना होगा। यहां तक पहुंचकर किताब हमें एक बहुत गहरा मैसेज देती है। साइंस हमेशा इवॉल्व होती है, लेकिन जब साइंस को पॉलिटिक्स, कॉमर्स और ईगो की पकड़ में डाल दिया जाता है, तो पूरी सोसाइटीज गलत दिशा में चली जाती हैं। हमें सिर्फ अपने टेस्ट बड्स नहीं, बल्कि अपने दिमाग और रिसर्च एविडेंस को भी सुनना होगा। किताब गुड कैलोरीज बैड कैलोरीज का यह सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आपने और हमने मिलकर इस किताब के 14 चैप्टर्स के जरिए यह समझने की कोशिश की कि सेहत और खानपान की असल सच्चाई क्या है। अक्सर हम मानते हैं कि कैलोरीज सिर्फ एक गिनती भर हैं, लेकिन इस किताब ने हमें सिखाया कि हर कैलोरी की अपनी एक कहानी होती है, एक असर होता है और शरीर पर उसका प्रभाव भी अलग होता है। यहां से हमें यह गहरी सीख मिली कि अच्छी सेहत के लिए सिर्फ कम खाना या ज्यादा खाना ही मायने नहीं रखता,
बल्कि यह समझना जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं और उसका असर हमारे शरीर और दिमाग पर कैसा हो रहा है। यही फर्क हमें गुड कैलोरीज और बैड कैलोरीज के बीच पहचानना सिखाता है। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां लोग सुबह से शाम तक काम की दौड़ में लगे रहते हैं, वहां यह किताब हमें ठहर कर सोचने का मौका देती है कि हम अपने शरीर को किस तरह का ईंधन दे रहे हैं। वहीं गांवों में, जहां खेतों में मेहनत करने वाले किसान ताजा और सादा खाना खाते हैं, वहां हमें यह एहसास होता है कि असली ताकत हमेशा प्रकृति से जुड़ी चीजों में ही छुपी रहती है। यह किताब हमें आधुनिक विज्ञान और पुराने अनुभवों को जोड़कर बताती है कि अगर हमें लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन चाहिए, तो हमें अपने खान पान को सही ढंग से समझना और चुनना होगा। अब अगर हम हिंदी ऑडियो बुक चैनल की बात करें, तो इस सफर में आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। आप चाहे किसी बड़े शहर में रहते हो, जहां गाड़ियां, शोर और रोशनी हर तरफ फैली हो, या फिर किसी छोटे गांव में, जहां सुबह की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती है, यह चैनल आपके लिए ही है। यहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं। हमारी कोशिश है कि हर कहानी, हर विचार और हर सीख आपको इस तरह से मिले जैसे कोई अपना दोस्त, कोई अपना भाई आपके पास बैठकर किस्सा सुना रहा हो। यह चैनल सिर्फ किताबों की आवाज नहीं है, यह गांव और शहर के बीच एक पुल है, जहां ज्ञान का प्रवाह हर ओर समान रूप से बहता है। इस किताब के आउट्रो के साथ हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि गुड कैलोरीज, बैड कैलोरीज की सीख सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं है। इसे आप अपने खाने, अपनी आदतों और अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें। याद रखिए, आपका शरीर आपके जीने की सबसे बड़ी ताकत है और सही खान पान उसका सबसे अच्छा साथी। हमें उम्मीद है कि यह सफर आपको उतना ही अच्छा लगा होगा जितना हमें इसे आपके लिए लाने में लगा। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, बल्कि ज्ञान को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं।